लाइब्रेरी पावर स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास होने वाली है सम्मान ज्ञान की। सम्मान ज्ञान में चलने वाला है भारत का प्राचीन इतिहास, बेसिक टू एडवांस। तो जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईसा पूर्व था। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था। और कितनी ईसा पूर्व था? तो 240 से 280 ईसा पूर्व था। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया। चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत कब आरंभ किया था? कितनी ईस्वी में? तो 319 ईस्वी में आरंभ किया था। और उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचालन चंद्रगुप्त प्रथम ने कराया था। अगला टॉपिक, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। सीमत ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन शासक बना? तो समुद्रगुप्त बना। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? तो समुद्रगुप्त बना था। उसका पुत्र समुद्रगुप्त बना था। सीमत ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। सीमत ने इसे क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। या इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो सीमत ने कहा था। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण काव्य प्राशिस्त प्रयाग प्राशिस्त में मिलता है। इसे हरिश्रेष्ठ ने उत्कीर्ण किया था। समुद्रगुप्त कवि, संगीतकार और विद्वानों का संरक्षक था। समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण किस में मिलता है? तो प्राशिस्त प्रयाग प्राशिस्त में मिलता है। समुद्रगुप्त किसका संरक्षक था? तो कवि, संगीतकार और विद्वानों का संरक्षक था। ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ करवाने का श्रेय दिया जाता है। अश्वमेध यज्ञ करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो समुद्रगुप्त को दिया जाता है। अगला टॉपिक, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री थे। इसके अन्य नाम कौन कौन से थे? तो देवगुप्त, देवराज और देवश्री थे। ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, बारामिहिर, वारुची। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न कौन कौन से थे? कौन थे? तो कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छपड़क थे, अमर सिंह थे, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, बारामिहिर, वारुची थे। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चीनी यात्री फ्रान इसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। या पूछ लिया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन भारत आया था? तो फ्रान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत उपाधियां धारण की थी। शक विजय के उपरांत साकरी उपाधि धारण की तथा महरौली दिल्ली में लौह स्तंभ खुदवाकर विजय उत्सव मनाया। शक विजय के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सकरी की उपाधि धारण की थी।
और वह लौह स्तंभ खुदवाकर विजय उत्सव कहाँ मनवाया था? तो महरौली में मनवाया था, जो दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक, कुमार गुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमार गुप्त प्रथम शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कौन शासक बना? तो कुमार गुप्त प्रथम शासक बना। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम के मिलते हैं। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख पूछ लिया किसके मिलते हैं? तो कुमार गुप्त प्रथम के मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। कुमार गुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। पुष्यमित्रों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुमार गुप्त के शासनकाल में हुआ था। या फिर पूछ लिया कुमार गुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में किसका आक्रमण हुआ था? तो पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके शासनकाल में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। या पूछ लिया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम ने करवाई थी। कुमार गुप्त ने करवाई थी। सकंद गुप्त, इसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सकंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था हूणों का आक्रमण। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार सकंद गुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर परदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण इस सकंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। और इसका निर्माण कौन करवाया था? तो सौराष्ट्र के गवर्नर परदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। सकंद गुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे थे। अगला टॉपिक, कुमार गुप्त तृतीय। यह गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। कुमार गुप्त क्या था? कुमार गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। या पूछ लिया कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन था? तो कुमार गुप्त तृतीय था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त प्रांतों में सर्वप्रथम जूनागढ़ सौराष्ट्र प्रांत स्वतंत्र हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त प्रांतों में सर्वप्रथम कौन सा सौराष्ट्र स्वतंत्र हुआ था? तो जूनागढ़ सौराष्ट्र स्वतंत्र हुआ था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त तृतीय था, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक, गुप्तकालीन प्रवृत्तियां राजनीतिक स्थिति। जनपद वंशानुगत था। राजा को पालनकर्ता भगवान विष्णु के रूप में देखा जाता था तथा सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे। राजपद कैसा था? तो वंशानुगत था। राजा को पालनकर्ता भगवान विष्णु के रूप में प्रजा मानती थी, भगवान के रूप में देखती थी। और सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो कुमारामात्य कहा जाता था। प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। सेना का गठन संवतवादी था। स्थानीय प्रशासन में नगर श्रेष्ठ सार्थवा प्रथम कुलिक का प्रभाव बढ़ गया। प्रशासकीय पद कैसे थे? तो अनुवांशिक थे। सेना का गठन कैसा होता था? तो सामंतवादी होता था। स्थानीय प्रशासन में नगर श्रेष्ठ सार्थवा का प्रभाव बढ़ा था, तो प्रथम कुलिक का प्रभाव बढ़ा था। सामाजिक स्थिति। वर्ण व्यवस्था की विशेषता वैश्यों की सामाजिक स्थिति थी। वर्ण व्यवस्था की विशेषता वैश्यों की सामाजिक स्थिति में गिरावट एवं शूद्रों की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार था। सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण 510 ईस्वी भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है।
सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण कब से मिलता है? तो 510 ईस्वी से मिलता है। और किस अभिलेख से मिलता है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह पर्दा प्रथा एवं दास पर्दा प्रथा विद्यमान थी। फरहान ने अस्पृश्यता का उल्लेख किया था। ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक, आर्थिक स्थिति। चावल और जौ प्रमुख फसलें थी। खिल ऐसी भूमि थी जो जोती नहीं जाती थी। यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन थी? तो कौन कौन सी थी? तो चावल और जौ थी प्रमुख फसलें यहाँ की। कपड़े का निर्माण सर्वप्रमुख उद्योग था। यहाँ का सर्वप्रमुख उद्योग क्या था? तो कपड़े का निर्माण था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन के लिए होता था। स्थानीय लेन देन के लिए कौन से सिक्कों का प्रयोग होता? तो चांदी के सिक्कों का होता था। स्वर्ण मुद्रा दिनार थी। यहाँ की स्वर्ण मुद्रा क्या थी? तो दिनार थी। रोमन साम्राज्य के विभाजन से संभवतः विदेशी व्यापार में गिरावट आई। रोमन साम्राज्य के विभाजन से संभवतः किस व्यापार में गिरावट आई थी? तो विदेशी व्यापार में गिरावट आई थी। अगला टॉपिक, सांस्कृतिक स्थिति। त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा होती थी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा किसके अंतर्गत होती थी? तो त्रिमूर्ति के अंतर्गत होती थी। ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म के संप्रदाय वैष्णव एवं शैव विकसित थे। हिंदू धर्म के संप्रदाय कौन कौन से विकसित थे? तो वैष्णव एवं शैव। गुप्त स्थापत्य ने नगर शैली का आधार तैयार किया। नगर शैली का आधार किसने तैयार किया था? तो गुप्त स्थापत्य ने तैयार किया था। कला और साहित्य के विकास से इस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। कला और साहित्य के विकास से इस युग को क्या कहा जाता है? तो स्वर्णयुग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर वैष्णव मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण कौन सा मंदिर है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर वैष्णव मंदिर। पूछ लिया कौन सा मंदिर? तो वैष्णव मंदिर। ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट, बारामिहिर, धन्वंतरी तथा ब्रह्मगुप्त प्रमुख विद्वान थे। इस समय के प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे? तो आर्यभट्ट थे, बारामिहिर थे, धन्वंतरी थे और ब्रह्मगुप्त थे। ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक, गुप्तोत्तर काल। वर्धन साम्राज्य यहाँ से शुरू हो रहा है। वर्धन साम्राज्य। 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन कितनी अवस्था में बैठा था गद्दी पर? तो 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। और उसने शिलादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। उसने किसकी उपाधि ग्रहण की थी? तो शिलादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। ध्यान रखिएगा। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। पूछ लिया वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी। किंतु हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। हर्षवर्धन के पहले वहाँ की राजधानी थानेश्वर थी। लेकिन जब वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, किंतु जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा तो वहाँ अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक, बाणभट्ट हर्ष का राजकवि था। हर्ष का राजकवि कौन था? तो बाणभट्ट था। हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। उसने हर्षचरित्र की रचना की थी। उसने किसकी रचना की थी? तो हर्षचरित्र की रचना की थी। ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन ने किन नाटकों की रचना की थी? तो नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी।
हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे 630 ईस्वी में हराया। दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। और किस नदी के किनारे हराया था? तो नर्मदा नदी के किनारे हराया था। और कितनी ईस्वी में हराया था? तो 630 ईस्वी में हराया था। ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक, पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। उसकी राजधानी मुंगेर थी। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पूछ लिया तो गोपाल था। इसकी राजधानी क्या थी? तो मुंगेर थी। और यह कितने ईस्वी में था? तो 750 ईस्वी में था। यह किस धर्म का अनुयायी था? तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ध्यान रखिएगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। या पूछ लिया धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है, देवपाल इस वंश का शक्तिशाली शासक था। पूछ लिया कि इस वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो देवपाल था इस वंश का शक्तिशाली शासक। ध्यान रखिएगा। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए कितने गांव में दान दिए थे? कितने गांव दान में दिए थे? तो 5 गांव दान में दिए थे। ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। पल्लव वंश। सिंह विष्णु 575 से 600 ईसा पूर्व पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। और कितनी ईस्वी से कितनी ईस्वी तक था? तो 575 से 600 ईसा पूर्व था। इसकी राजधानी कांची थी। उसकी राजधानी क्या थी? तो कांची थी। ध्यान रखिएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पूछ लिया किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। या पूछ लिया नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित 879 से 897 ईस्वी था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? अपराजित था। अंतिम शासक सॉरी। और वह कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक था? तो 879 से 897 ईस्वी था। अगला टॉपिक, राष्ट्रकूट। दंतदुर्ग 752 ईस्वी ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दंतदुर्ग की स्थापना किसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंतदुर्ग ने की थी। और कितनी ईस्वी में किया था? तो 752 ईस्वी में की थी। अगला टॉपिक, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किष्ण प्रथम ने करवाया था। या फिर पूछ लिया कि किष्ण प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्रुवधारा वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। प्रथम राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो ध्रुवधारा वर्ष था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वात्स्यराज एवं
पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। और उसने किसको 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 उसने पराजित किया था? तो वात्स्यराज, पाल नरेश और धर्मपाल को पराजित किया था। और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अगला टॉपिक, राष्ट्रकूटों की राजधानी मानकीर या मानखेट थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? तो मानकीर या मानखेट थी, ध्यान रखिएगा। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब यात्री अल-मसूदी भारत आया। अल-मसूदी, अरबी यात्री अल-मसूदी भारत किसके शासनकाल में आया था? तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था, ध्यान रखिएगा। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुफा मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इंद्र तृतीय के ही शासनकाल में हुआ, राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था और इसको इंद्र तृतीय ने ही करवाया था। अगला टॉपिक, चालुक्य वंश वातापी। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम था, ध्यान रखिएगा। महाकूट अभिलेख में उसके पूर्व 2 शासकों जय सिंह तथा राडराक के नाम मिलते हैं। परंतु इसके शासनकाल में निम्न शासनकाल के नियम में हमें कुछ ज्ञात नहीं है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पूछ लिया कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था, ध्यान रखिएगा।